हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को सही तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपके सामने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को बताऊंगा। अगर आपको यह नियम पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि मैं जल्द से जल्द अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ओके, चलिए अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है तो पढ़ चुके हम पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। और जब भी हम कोई आरेख खींचेंगे, अभी मैं आपको आरेख में बताऊंगा, गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। 3 नियम है, यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुल कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स। और जब भी हम कभी भी किरण आरेख बनाएंगे तो एक रूल लेकर के किरण आरेख नहीं बनाएंगे, कम से कम 3 में से 2 रूल का अप्लाई करना होगा, तब जाके हम अच्छे से किरण आरेख को बना सकते हैं। अच्छे से क्या किरण आरेख को बना सकते हैं, एक रूल से नहीं बना सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम आपको गोलीय दर्पण बना के दिखाएंगे। चूंकि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको गोलीय दर्पण, तो यहाँ पे हम पहले यहाँ आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, फिगर बना रहा हूँ। फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो प्रतिबिंब बनने के नियम आपको चुटकियों में समझ में आएगा। और सबसे पहले तो आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शुरू से लास्ट तक बीच में वीडियो को छोड़िएगा, है ना, ताकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए ये आप देखिएगा, ये आपका बन गया कौन सा दर्पण बताइए? सी। ये आपका बन गया कौन सा? अवतल दर्पण बन गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे उत्तल, ऐसे। ये आपका उत्तल दर्पण बना रहे हैं। उत्तल दर्पण में क्या अंदर वाले भाग पर पालिश करते हैं? क्या बोलिए, करते हैं ना। तो इसमें हम अंदर वाले भाग पर इसके पालिश कर देते हैं। ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया, ये आपका P हो गया, इसका ये हो गया आपका F और ये आपका हो गया C। ठीक है ना। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया, क्योंकि उत्तल दर्पण की परिभाषा हमने क्या बताया था? गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग पर पालिश करने से बना दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल की क्या परिभाषा दिए थे? गोलीय दर्पण के बाहर वाले भाग पर, उभरे हुए भाग पर परावर्तक पालिश करने से जो दर्पण बनता है वो दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अभी हम आपको बताएंगे भी अवतल दर्पण द्वारा मैक्सिमम इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? वो सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अभी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। चाहिए तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। यानी अगर आप किसी वस्तु को ऐसे रख रहे हो, इस तरह से रख रहे हो और उसका इमेज ऐसे बन गया, अपोजिट बन गया, उल्टा बन गया, तो आप देख करके बता सकते हो कि ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर? अगर आप किसी वस्तु को यहाँ रखे हो और उसका इमेज भी इसी तरह से ऊपर के डायरेक्शन में, वस्तु है ऊपर के डायरेक्शन में, क्या बन गया? इमेज भी बन गया। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी एक सीध में हो गए, एक डायरेक्शन में हो गया, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा। तो याद रखिएगा, अवतल से मैक्सिमम वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से मैक्सिमम आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है।
अब हम देखेंगे प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। क्या देखेंगे? पहला नियम। देखिए ये आपका एक मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चल रही है, किरण नहीं कहिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चल रही है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चल रही है, देखिए चल रही है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से अपवर्तन के बाद, यानी मुख्य अक्ष यही है ना, देखो मुख्य अक्ष यही है ना, यही मुख्य अक्ष है जी, बोलो। तो मुख्य अक्ष के समांतर ही चल रही है, आप देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये आपका पहला नियम हो जाएगा, समझिएगा पूरी बात। यानी दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है उसी के समांतर चल रही है ना, देखो दर्पण के मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर चल रही है ना। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, फिगर से आपको परिभाषा याद करना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अकेले है तो सिंगल है तो किरण नहीं बोलेंगे, किरण। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। डायरेक्शन देखिएगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा इस किरण को आप देखोगे यहाँ से, आप देखोगे कि ऐसा लग रहा होगा, आभास हो रहा होगा कि ये कहीं कहीं अब से निकली है जो वापस जा रही है, वही अब से निकली है जो आगे बढ़ रही है ना। तो आभास हो रहा है, यहाँ वास्तव में जा रहा है, यहाँ आभास हो रहा है। तो यहाँ वास्तव में जा रहा है तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ प्रतीत होगा, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि ये उत्तल है इसलिए आभासी बनेगा और तल में वास्तविक बनेगा। क्लियर? पहला रूप क्या होगा? तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे दर्पण की, किसे? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात में लिख सकते हैं बाद, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, परिभाषा फिर समझिए। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, हम परिभाषा आपको केवल फिगर से बोल रहे हैं। ये दर्पण है आपका, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चल रही है प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ परावर्तित हो रही है, परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर हो गया? आप हमसे जुड़े रहिए। फिजिक्स मैं आपको 100% कराऊंगा, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल में बताऊंगा, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ओके, चलिए अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा नियम, सीधा इसका अपोजिट है दूसरा, आप एकदम इसका अपोजिट दूसरा नियम है।
पहले नियम का सीधा सा अपोजिट दूसरा नियम। चलिए अभी देखते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये बना रहा हूं मैं। ये आपका परावर्तन वाली से M1 है आपका, ये आपका M2 है, ये आपका ध्रुव हो गया P, और ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। ये आपका हो गया F हो गया, और ये आपका हो गया C। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? दूसरा नियम। ठीक है, कौन सा नियम पढ़ेंगे? दूसरा मैंने आपसे बताया भी है, सीधा इसका अपोजिट। दूसरा जो है इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब यानी ये जो है पहले मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा और बाद में समांतर, है ना। यहां पहले मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगा, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगा और बाद में क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए ध्यान से, मैंने फिगर कैसे बनाया। पहले मुख्य फोकस से गुजारा और परावर्तन के बाद समांतर कर दिया। इसके पहले समांतर था, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरा था। और यहां हमने क्या किया? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया। ठीक है ना। अब परिभाषा देखिएगा ध्यान से, अगर फिगर आप देखोगे ना तो फिगर से ही आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, केवल आपको फिगर तय है ना। फिगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको कहीं से भी 1% कहीं से भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं। देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होगी। देखो ध्यान से, ये दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, या यहाँ से देखोगे उसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रहा है ना, उसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रहा है ना। देखो ध्यान से, उसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम इसको, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ जाएगा? इसके सीधे में देखे, यहाँ से देखे तो ऐसा लग रहा है ये पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो अब हम परिभाषा कैसे देंगे? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होगी। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। फिर देखिए एक बार, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्लियर? परिभाषा लिखा जाए तो दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या उसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है ना। परिभाषा समझिए, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या उसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हो गया? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर
गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, दो नियम आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे तीसरा नियम। ठीक है, चलिए तीसरा नियम देखिए। फिगर हम यही रहने देते हैं, थोड़ा सा किरण आरेख को इसको मिटा देते हैं। फिगर हमारा यही रहेगा, फिगर मेरा यही रहेगा। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम आप देखोगे दर्पण के, यहां आप देखोगे दर्पण के किससे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होने, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी जिस मार्ग से आई रहती है परावर्तित होकर के पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी आप देखिएगा दर्पण के किधर से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या उसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी जहां परावर्तित हो रही है परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया? यानी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया परिभाषा? चलिए परिभाषा लिखा जाए। देखिए दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है ना? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या उसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस तरह से आपका गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का तीनों नियम क्या हो गया? क्लियर हो गया? इसको अच्छे से तैयार करिए। अब मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वस्तु, कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाए तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। सिंपल सी चीज है, आपको उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ वस्तु कौन सी कहाँ रखी जाएगा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से पहले हमारी बात को समझो, उसके बाद से मैं आपको प्रतिबिंब बनने का नियम बताऊंगा। ठीक है ना? अभी हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि हम अभी तो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मतलब इमेज का बनना। क्या पढ़ेंगे?
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनन, यानी अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका M1 हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया M2 हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे एक F हो गया आपका, यहाँ आपका हो गया C हो गया, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब का बनना कैसे बनेगा, कहाँ प्रतिबिंब रखा जाए तो कहाँ रखा जाए तो क्या बनेगा। नंबर 1 पे हम देखिए, नंबर 1 पे अगर हम अनंत पे रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत, अनंत कहाँ रखते हैं, अनंत। अनंत के लिए थोड़ा सा हम इसको गैप कर दें ताकि हमको पता चलेगा कि वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पे रखी गई है। थोड़ा सा गैप कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ रखी है, ओ डैश वस्तु अनंत पे रखी है। ये गैप का मतलब ही हो गया कि वस्तु ये मुख्य अक्ष अनंत है, मतलब यहाँ गैपिंग है, डॉट डॉट गैप मतलब मिल नहीं रहा, मतलब अनंत पे है। तो अगर अनंत पे होगा तो यहाँ से एक याद रखिएगा, जब अनंत पे होगा तो कहाँ बनेगा, यह अनंत से होगा तो अनंत का मतलब कहाँ बनेगा, यह, ठीक है ना। ये टिक याद करिएगा, फिर आपको पता चलेगा टिक मैं क्या दे रहा हूँ। अगर वस्तु अनंत पे, एक शब्द बस याद रखना आपको, अनंत का यह, इसके बाद वाला आपको नहीं याद रखना है, तो तब मैं आपको 100% बता रहा हूँ। केवल एक वो याद रखिए, प्रतिबिंब बनने का एक पहला याद रख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर होगा तो यह बनेगा। केवल इसको आपको याद रखने की जरूरत है, अनंत पे यह बनेगा। धीरे धीरे इसको आपको खिसकाना है, तो इधर से आप खिसकाओगे तो सबसे पहले ये इधर था तो ये इधर खिसकेगा, मतलब आप यहाँ पे रखे हो तो इधर खिसकेगा, तो अनंत पे रखे हो तो यह पर बना। अब अनंत के बाद क्या, अनंत के बाद आपका आता है दूसरा कंडीशन, आपका आता है कहाँ, वस्तु को कहाँ रखोगे, अनंत और C के बीच रखोगे। कहाँ रखोगे, अनंत और C के बीच, यानी वस्तु को आपने एक कदम खिसका लिया ना, तो प्रतिबिंब एक कदम और आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ था ना, इसको आपने इधर बनाया तो ये आपका इधर आ गया। यानी जब आपने अनंत और यफ पर, यानी दूसरी स्थिति में हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत और अनंत व F के बीच रखा, अनंत और F के बीच में रखा। हमारी बात समझिएगा, अनंत और C के बीच में रखा, अनंत और C के बीच में हमने वस्तु को रखा, यानी वस्तु को हमने स्लाइड किया, अनंत से थोड़ा सा आगे खिसकाया, यानी किधर, बात समझिएगा, फिगर देख करके आप समझोगे कि वस्तु को हमने किधर, राइट साइड, वस्तु को हमने किधर खिसकाया, राइट साइड। तो इमेज किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो यहाँ से एक कदम लेफ्ट साइड मतलब इसके बीच में पड़ेगा। तो जब हम अनंत और C के बीच रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच, C व F के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के बीच। क्लियर हो गए, C और F के बीच। अब देखिए, ठीक है, यानी अब हमको क्या देखना है, वस्तु को हम कहाँ ले जाएंगे, अब खिसका के कहाँ पहुंचाएंगे, C पर पहुंचाएंगे, वस्तु को कहाँ खिसका के पहुंचाएंगे, C पर पहुंचाएंगे, पहुंचा दिए। तो ये खिसक करके प्रतिबिंब कहाँ आएगा, वो भी यही आ जाएगा, क्योंकि वो भी अब एक कदम सवाल लगा कि C को ही पकड़ेगा ना जी, बोलो, C को पकड़ेगा। अगर हम वस्तु को C पर रख लेते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, C पर, वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब भी किस पे बनेगा, C पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी C पे बनेगा, क्योंकि ये कदम यहाँ खिसक के आएगा, कहीं आएगा ना, ये कदम यहाँ गया। अब देखिए, अब हम वस्तु को कहाँ लेके जा रहा है, एक कदम और आगे खिसका रहा है, कहाँ खिसका रहा है, यानी C और F के बीच, वस्तु को कहाँ खिसका रहा है, C और F के बीच खिसका रहा है। तो ये इधर खिसक करके कहाँ होगा, फिर C और अनंत के बीच बनेगा। तो यानी हम वस्तु को कहाँ लेके चलेंगे, C और F के बीच लेके चलेंगे, तो प्रतिबिंब फिर एक कदम खिसक करके C और F अनंत के बीच बन जाएगा। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, वस्तु को फिर एक कदम आगे घिसका देंगे, यहाँ रखेंगे, है ना, तो यहाँ रखेंगे तो C और अनंत के बाद क्या होगा, अनंत आ जाएगा। यानी जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, वस्तु को F पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे आ जाएगा, यानी अनंत से शुरू किए और अनंत पे खत्म हो गया, यानी वस्तु के, यानी प्रतिबिंब को अनंत
वस्तु को अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, F पे, और जब वस्तु F पे चला गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पे चला गया। इस तरह से आप एक याद कर लो तो आपको कौन सी प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बन रही है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बार हमारी बात को समझिए, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी और सॉरी अनंत पे रखेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ होगी, F पे। फिर वस्तु को हम खिसकाएंगे अनंत और सी के बीच खिसकाएंगे तो ये खिसक करके सी और F के बीच आ जाएगा। फिर वस्तु को कहाँ तीसरे नंबर पे सी पे ले जाएंगे तो ये खिसक करके सी पे आ जाएगा, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब सी पर। फिर वस्तु को हम क्या लेके चले जाएंगे, सी और F के बीच, तो ये सी और F के बीच ये जाएगा वस्तु, तो प्रतिबिंब सी से इधर आ जाएगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। फिर वस्तु को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इस पे लेके चलेंगे, कहाँ, यहाँ पे लेके चले जाएंगे, F पे लेके चले जाएंगे तो प्रतिबिंब सीधा कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको याद करने में। ओके, अगर दिक्कत होगी तो फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा दोबारा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी याद करने में, ये टिक तैयार करने में दिक्कत होगी तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, कैसे किरण आरेख बनाया जाता है ये देखिएगा, और किरण आरेख का डिफिनेशन कैसे दिया जाता है। तो पहला, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर, कहाँ है जी, और अनंत हो, यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम पढ़ेंगे, कहा जब वस्तु अनंत पर, कहा हो अनंत, तो अनंत, ठीक है ना। तो देखिए हमें यहाँ फिगर कैसे बनेगा, थोड़ा सा गैप दे देंगे इसका, यहाँ थोड़ा सा गैप देके यहाँ भी गैप दे करके एक वस्तु बना देंगे। वस्तु का नाम क्या दे देंगे, ओ डैश। अब इस पे हम प्रतिबिंब बनने का दो रूल लेके चलेंगे, प्रतिबिंब बनने का दो रूल लेके चलेंगे। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनने का कौन सा रूल लेके चलेंगे, दूसरा रूल लेके चलेंगे और तीसरा रूल लेके चलेंगे। दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल है ये आपका F से होकर के गुजर रहा था और ये समांतर हो जा रहा था। और तीसरा रूल हमारा क्या है, तीसरा रूल हमारा क्या है, ये जो C से होकर के गुजर रहा था, किससे होकर के गुजर रहा था, C से होकर गुजर रहा था और पुनः उसी मार्ग में वापस पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करके, जिस मार्ग से जाता था उसी मार्ग का अनुसरण करके वापस आ जाता था। ये पर टकरा रहा है, ये पर टकरा रहा है, ठीक है ना। फिगर आप बनाओगे, कोई दिक्कत किसी को फिगर बनाने में नहीं होनी चाहिए। प्रतिबिंब बनने का दो रूल लगेगा, कौन कौन सा रूल लगेगा प्रतिबिंब बनने का, याद रखिएगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनने का कौन कौन सा रूल लगेगा, प्रतिबिंब बनने का दूसरा रूल लगेगा और तीसरा रूल लगेगा। इसी दो रूल के सहायता से हम डिफिनेशन देंगे। ये दोनों जहां टकराती है उसको हम आई डैश मान लेते हैं और आई डैश से इस पे मुख्य इस पे एक लंब डाल लेते हैं, उस लंब का नाम देते हैं आई डैश, ठीक है ना। ये फिगर हमारा बन करके तैयार हो गया। डिफिनेशन आपको कैसे तैयार करना है, जितने भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो डिफिनेशन है उसमें कुछ चीजें आपको कॉमन लेनी है। क्या कॉमन लेनी है कि माना M1 M2 एक क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता के C है। ये बात तो आपको जो भी नियम होगा उसमें सब में अप्लाई करना होगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ये देख करके आपको लिखना है, रटना नहीं है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। क्लियर हो गया। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। अब कहेंगे जिसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर दर्पण से अनंत दूरी पर, याद रखना है जो वस्तु रखी है किस पे रखी है, मुख्य अक्ष पे रखी है और दर्पण से कितने दूरी पर, अनंत दूरी पर। वस्तु का नाम दे देंगे O डैश। O मतलब क्या होता है,
की हिंदी क्या होती है, वस्तु होती है। क्लियर हो गया? तो अब हम कहेंगे इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर, मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष पर, दर्पण से कितने दूरी पर, अनंत दूरी पर। यानी यहां से क्या लेंगे, दर्पण की, इस पे दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से या दर्पण से कह सकते हैं, दर्पण से कह सकते हैं या ध्रुव से अनंत दूरी, अनंत दूरी, यहां के बाद आप यहां लिखेंगे दूरी पर ओ डैश एक वस्तु रखी है, ओ डैश एक वस्तु रखी है। इसको याद नहीं करना, 1% आपको नहीं याद करना। माना यह वस्तु एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, यानी ध्रुव से कितने दूरी पर, अनंत दूरी पर एक ओ डैश वस्तु रखी है। अब देखिए, अब इसके बाद हम यहां तक चलने के बाद अगर आपको चेंज करना होगा तो यहीं से चेंज होगा, अनंत की जगह कुछ और लिख दीजिएगा, जो आपका कंडीशन कहेगा वो लिख दीजिएगा। अब हम यहां से कहेंगे मुख्य, अब कहेंगे क्या, वस्तु की ओर से चलने वाली पहली प्रकाश की, यहां से ऐसे डिफिनेशन कैसे देंगे, वस्तु की ओर से, एक में आपको दिक्कत होगा, वस्तु की ओर से चलने वाली वस्तु की ओर से चलने वाली पहली प्रकाश किरण, ये देख रहे हो ना, वस्तु की ओर से चलने वाली पहली प्रकाश किरण, ये वस्तु है, उसकी ओर से चलने वाली पहली प्रकाश किरण क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य के समांतर तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करेंगे। यानी ओ डैश की ओर से या ओ डैश की ओर से चलने वाली पहली प्रकाश किरण, वस्तु की ओर से चलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? अब पुनः आप फिगर में देखोगे, ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण, ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जो घटना हो रही है उसको आपको लिख देना है, ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण, ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण, डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के किससे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है
तथा दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है पुनः उसी मार्ग से, यानी ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के ओ डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तथा परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश किरण दो को है, इसलिए बहुवचन में बोलेंगे। बिंदु I डैश पे मिलती है, बिंदु I डैश पर मिलती है। ये दोनों प्रकाश किरण बिंदु I डैश पे मिलती है। ये दोनों प्रकाश किरण कहाँ मिलेंगे? I डैश पे मिलती है, जो किसका प्रतिबिंब है? O डैश का प्रतिबिंब है, जो O डैश का प्रतिबिंब, O डैश का क्या है? प्रतिबिंब है। अब I डैश से मुख्य पर क्या I डैश लंब डाला, I डैश से मुख्य अक्ष पर I डैश लंब डाला, I डैश से मुख्य अक्ष पर I डैश लंब डाला, जो O डैश का प्रतिबिंब है। O डैश का क्या है? प्रतिबिंब है। यह वस्तु से छोटा उल्टा तथा वास्तविक क्लियर हो गया। इसी तरह से सबका आपको लिख दिया जाए। फिर एक बार हमारी बात को थोड़ा सा समझिए, पूरी बात को मैं आपको बता रहा हूँ। माना M और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस S और वक्रता केंद्र C। इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से अनंत दूरी पर O डैश वस्तु रखी। अब प्रतिबिंब बनने का हमने बोला कौन सा नियम लगाएंगे? दूसरा और तीसरा। अब कहेंगे O डैश की ओर से चलने वाली पहली प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। याद नहीं करना है, ठीक है। O डैश की ओर से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरण बिंदु I डैश में मिलती है। I डैश से मुख्य अक्ष पर I डैश लंब डाला, जो O डैश का प्रतिबिंब है। चित्र से देखेंगे, यह उल्टा है, वस्तु से छोटा है, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक है, और उल्टा है वस्तु से छोटा है, वास्तविक है तथा यफ पर बना है, ठीक ना, बना है। और हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो भी प्रतिबिंब बनने का और नियम होगा, अगर आप घर पे ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा। जो प्रतिबिंब बनने का नियम आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे उस नियम को आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस नियम पे आपको फिगर बना दूंगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस दर्पण का जो फार्मूला बताऊंगा और किस तरह से दर्पण पे सवाल कैसे लगेगा, आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि मैं अधिक से अधिक मात्रा में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू।